आज हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्स तो जो हमारे सेशन चल रहे हैं हेलो 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 गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। की हाल चाल? चलो, ये सभी का हाल चाल बढ़िया होना चाहिए। तो एक बार मैं फिर अपनी पूरी प्रोफेशनल की फैमिली के सामने हाजिर हो चुका हूँ सर। आज हमारे स्टूडेंट दरबार का मेरे ख्याल से सेशन नंबर 86 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। और लास्ट सेशन में जो मुझे ध्यान आ रहा है, हमने जून 18 वाला पेपर स्टार्ट किया हुआ था जिसका क्वेश्चन नंबर 1 तो हम कंप्लीट कर चुके थे और क्वेश्चन 2 और 2A हमारा बैलेंस था जो आज हम कंप्लीट करके जून 18 वाला कंप्लीट पेपर आज हम यहाँ पे खत्म कर देंगे। अब जून 18 वाला पेपर खत्म होने के बाद ना फिर जो हमारा फ्राइडे को हमारा स्टूडेंट दरबार होगा उसमें दिसंबर 17 के एग्जाम में जितने इनकम टैक्स वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन बने थे उसको हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कल एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कि सर जो ये आपने जून 18 वाला पेपर कराया या आप जो इससे पहले वाले पेपर कराओगे तो उसमें तो पुराना फाइनेंस एक्ट लगा होगा और जो इंस्टीट्यूट ने आंसर दिए होंगे वो तो पुराने होंगे, तो फिर हमें कैसे करने हैं? तो मेरे ख्याल से वो बच्चा या तो अभी तक स्टार्टिंग से आया नहीं है या उसने कल ही पहली बार स्टूडेंट दरबार देखा होगा। मैंने पहले भी कहा था जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो एज पर लेटेस्ट लॉ करेंगे। मतलब आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर इसके आंसर कैसे होंगे। इसके आंसर हम रिवाइज तरीके से ही करेंगे। इंस्टीट्यूट ने चाहे पुराने किए हों, वो ओल्ड लॉ के बेस पे हों, बट हम जो उसके आंसर करेंगे वो एज पर रिवाइज लॉ करेंगे। तो जहां जहां पे आंसर में चेंज आएगा वो मैं आपको अपने आप बता दूंगा और जहां जहां अभी भी लो सेम है और पहले भी लो सेम था उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आप टेंशन मत लेना, जितने भी उसके आंसर करेंगे एज पर रिवाइज लो करेंगे। मेरी पूरी फैमिली के अगर दिसंबर में एग्जाम होंगे तो दिसंबर के एग्जाम तक जितनी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे उसके बेस पे आंसर करेंगे। ठीक है जी। और बाकी मेरे ख्याल से आपने अनाउंसमेंट 3 सुन ली होगी। आपकी कस्टम की रिवीजन क्लास हो गया, आपकी जीएसटी के अमेंडमेंट्स हो गया और अगर थोड़ी बहुत इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स होगी वो कंप्लीट अब मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। चाहे जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं वो गूगल ड्राइव पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, उन्हें कोई टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो मुझसे नहीं पढ़े या किसी भी टीचर से पढ़े हैं उनको भी दिक्कत की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंप्लीट अमेंडमेंट क्लास और रिवीजन क्लास कस्टम की फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी पूरी फैमिली के लिए यूट्यूब पे डालने जा रहा हूं। और जिन जिन बच्चों को चैप्टर में प्रॉब्लम है, अनाउंसमेंट 2 आपने देखी होगी, चैप्टर वाइज मैंने निकाल देनी है 1 अगस्त को रात को 12 बजे से। जिन जिन बच्चों को जो चैप्टर परचेज करना है ना, आराम से जाके, चाहे वो जीएसटी का है चाहे वो इनकम टैक्स का है, आराम से वो चैप्टर परचेज करके उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट ध्यान से देखेंगे। उसके बाद जितने भी आप क्वेश्चन करोगे ना, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो बहुत सारे प्रोफेशनल के बच्चों को नहीं, एक बच्चा कहता सर हमें तो पूरा बैच लेना है, उसके आपने डिस्काउंट तो निकाला ही नहीं है। अनाउंसमेंट 4 अभी मेरी बैलेंस बची है, उस अनाउंसमेंट 4 को भी आने दो, उसके बाद आपके सारे डाउट्स होंगे वो सोल्व हो जाएंगे। तो आप टेंशन मत लेना सर, जितना मेरी तरफ से हो सकेगा ना मैं आप सभी के लिए उतना करूंगा। ठीक है जी। एडवांस टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बाकी पेपर मुझे नहीं पता, बट हाँ एडवांस टैक्स में जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बतेंगे वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। चलो इधर देखो ध्यान से। अब एक बार फटाफट से मैं जून 18 वाले पेपर पे आ रहा हूं जी। अब यहां पे मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कंप्लीट कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें स्टार्ट करना है। अब देखो उसने बोला क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन 2 और 2A में से इन दोनों में से एक करना है, बट हम दोनों करेंगे। एग्जाम में आपको एक करना होगा, यहां पे हम दोनों करेंगे क्योंकि हमें दोनों प्रैक्टिस करने हैं। एक बार फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट पढ़ते हैं। सक्षिता प्राइवेट लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग समराइज पोजीशन ऑफ इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स and pertinent additional information thereto for the year ended 31st March 18। नेट प्रॉफिट दिए हुए हैं एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर शेयर इनकम फ्रॉम एन एओपी 6 लाख रुपए का है, एक्सपेंडिचर उसके लिए किए 80,000 रुपए के हैं, प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स 2 लाख रुपए का है, सीएसआर एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं 14 के। उसके बाद फिर रॉयल्टी रिसीव की है जो 10% से टैक्सेबल है वो 6 लाख की है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन जो आपके दिए हुए हैं डेप्रीसिएशन वो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग दिए हुए हैं, एज पर इनकम टैक्स एक्ट अलग दिए हुए हैं। फिर वो कहना चाह रहे हैं मेंबर एज वेल एज देयर शेयर इन एओपी इन विच सक्षिता प्राइवेट लिमिटेड इज ए मेंबर आर स्पेसिफिक एंड डिटरमाइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है सर। याद करो जब हमने मैट वाला चैप्टर किया था ना, जब हमने मैट वाला चैप्टर किया था तो उस मैट वाले चैप्टर के अंदर मैंने क्या कहा था कि आपकी जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो सेक्शन 115 जेबी के अंदर होंगी और 115 जेबी में जो भी एडजस्टमेंट होंगी वो एग्जॉस्टिव होंगी, इंक्लूसिव नहीं होंगी। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आएगा, अगर आप रिवीजन सही बेस पे कर रहे हो तो ए से लेकर के तक की एडजस्टमेंट हमें ऐड करनी होती है
और 1 से लेकर 8 तक की एडजस्टमेंट हमें माइनस करनी होती है। उसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट अगर क्वेश्चन में दी हुई है ना, उसको पीजीपी के टाइम पर तो कंसीडर कर सकते हैं, बट मैट के टाइम पर हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखो उसने क्या बोला कि जो मेंबर एज वेल एज देयर शेयर इन द एओपी इन विच सक्षिता प्राइवेट लिमिटेड इज ए मेंबर आर स्पेसिफिक एंड डिटरमाइन। अब अपने आप बोल दो, जिसमें सक्षिता प्राइवेट लिमिटेड उसकी मेंबर है, उन सब मेंबर का शेयर डिटरमाइन भी है और स्पेसिफिक भी है। तो क्या ये एओपी के हाथ में जो भी इनकम रेट से टैक्स लगेगा, जो टैक्स रेट लगेगा, क्या वो मार्जिनल मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगेगा या स्लैब रेट वाला लगेगा? स्लैब रेट वाला लगेगा। और अगर स्लैब रेट वाला लगेगा तो अपने आप बोल देना, क्या जब हम मैट के बुक प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या इस केस में कोई भी एडजस्टमेंट हम इसके करेंगे? नहीं करेंगे। एक बच्चा कहता है सर ये पॉइंट हमें समझ नहीं आ रहा। अगर आप एक बार नोट्स जाके खोल लोगे, एक बार आप बुक जाके खोलोगे, वहां पे चेक करना एओपी, ध्यान रखना एओपी के एडजस्टमेंट सिर्फ तभी हम यहाँ पे बुक प्रॉफिट में करते हैं जब एओपी के हाथ में टैक्सेबल कैसे होता है? मैक्सिमम मार्जिनल रेट से। मतलब उनके मेंबर का शेयर अगर स्पेसिफिक ना हो, डिटरमाइन ना हो, फिर तो एडजस्टमेंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब यहां पे उसने बोल दिया साफ साफ शेयर की शेयर डिटरमाइन है, स्पेसिफिक है, तो उस केस में अगर एओपी मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्सेबल नहीं है, उस केस में मैट के बुक प्रॉफिट में से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो अपने आप बोल देना, अब यहाँ पे जो आपके 6 लाख रुपए यहाँ पे हैं, तो क्या इसका कोई भी ट्रीटमेंट इस 26 लाख में करूंगा? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में बोला होता कि शेयर डिटरमाइन नहीं है, शेयर स्पेसिफिक नहीं है ना, उस केस में मैं ट्रीटमेंट करता, फिर हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता। तो उसने साफ साफ बोल दिया एओपी का शेयर डिटरमाइन है, डिफाइन है, स्पेसिफिक है, उस केस में इस 6 लाख रुपए का इस बुक प्रॉफिट में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसके बाद अब इसके लिए गए खर्चे 80,000 रुपए। हाँ, इसका ट्रीटमेंट करना नहीं करना? इसका भी ट्रीटमेंट नहीं करना, ये भी यहां से बाहर निकाल दो, क्योंकि जब इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो इससे रिलेटेड हुए वो जो खर्चे होंगे उसका ट्रीटमेंट भी यहां पे नहीं होगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, अपने आप बोल दो, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स हम क्या करेंगे? एड बैक करेंगे, इसको हमने एड बैक कर देना। उसके बाद सीएसआर एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, एक बच्चा बोल पड़ा इसको भी एड बैक कर दो। इसको एड बैक क्यों कर दो? कहता सर आपने क्लास में कहा तो था कि सीएसआर वाले खर्चे कभी अलाउड नहीं होते। एक बात मुझे सोच के बताना, मेरे लाल, मेरे मेहरून, मेरे नीले, मेरे काले, मेरे पीले बच्चे, एक बात मुझे सोच के बताओ, सीएसआर वाले खर्चे अलाउड नहीं होते, वो कब नहीं होते? जब बिजनेस के प्रॉफिट निकालते हैं। सर आपको मैंने पहले भी कहा था कि मैट के जब बुक प्रॉफिट निकालोगे और जब बिजनेस की इनकम निकालोगे, इन दोनों में एडजस्टमेंट जो होती है वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि पीजीपी के चैप्टर में जो लिस्ट है वो इंक्लूसिव है, मैट के चैप्टर में लिस्ट एग्जॉस्टिव है। और चेक कर लेना, ए से लेकर के तक की आइटम में कहीं पर भी उन्होंने सीएसआर की बात की नहीं होगी। तो वैसे ये सीएसआर वाला डिसअलाउड है, वैसे सीएसआर एक्सपेंडिचर डिसअलाउड है, बट वो डिसअलाउड तब होंगे जब बिजनेस के प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। उसने बिजनेस की बात नहीं की, उसने बुक प्रॉफिट की बात की है। तो जब बुक प्रॉफिट निकालूंगा उसमें इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब इन 14 लाख रुपए को हमें कुछ नहीं करना, चाहे उसने डेबिट ही क्यों ना कर दी हो, मतलब डेबिट ही रहेंगे। उसके बाद रॉयल्टी रिसीव रिलेटिंग टू बिजनेस चार्जेबल एट द रेट 10%। अब आपने बोल देना ये रॉयल्टी क्या कर देंगे? माइनस। रीजन बिंग, याद करो वहां पे लिखा था रॉयल्टी टेक्निकल फीस जिन पे स्पेशल रेट टैक्स लगता है। स्पेशल रेट का मतलब क्या है? 10% और 15%। तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करके यहाँ पे अब जो बैलेंस बुक प्रॉफिट होंगे उसके बेस पे हमें यहाँ पे मैट निकालना होगा। अच्छा, फिर ये बात कहना चाह रहे हैं ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस और डेप्रीसिएशन आपको दिए हुए हैं एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एज पर इनकम टैक्स। अब याद करो जब हमने मैट के बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन की थी तो वहां पर मैंने कहा था ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और डेप्रीसिएशन विच एवर इज लेस जो होगा, मतलब जो भी दोनों में से कम निकल के आएगा ना, वो आप माइनस कर दोगे। अब एक बच्चा कहता है सर फिर वो हमें माइनस मतलब कैसे करना है? 12 और 11, 11 माइनस करना है, 4 या 3 हमें 3 माइनस करना है। आप मुझे खुद बताओ कि जो ये आप बुक प्रॉफिट निकाल रहे हो एज पर इनकम टैक्स निकाल रहे हो, एज पर कंपनीज एक्ट निकाल रहे हो? सोच के बताना, जो ये आप बुक प्रॉफिट निकाल रहे हो एज पर इनकम टैक्स निकाल रहे हो, एज पर कंपनीज एक्ट निकाल रहे हो? एज पर इनकम टैक्स निकाल रहे हो। प्रोफेशनल के एग्जाम है ना दिसंबर में, अभी 5-5.5 महीने पड़े हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं एज पर इनकम टैक्स निकाल रहे हो। सर बुक प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट। नालायको, एक बात मुझे सोच के बताओ, आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि मैट का चैप्टर गवर्नमेंट क्यों लेकर आई थी? क्योंकि इनकम टैक्स के प्रॉफिट नहीं निकलते थे, और जो ये आपको दिया हुआ है ये एज पर इनकम टैक्स है। तो जब हमें इनकम टैक्स के प्रॉफिट कैलकुलेट करने होंगे, बिजनेस के प्रॉफिट कैलकुलेट करने होंगे, उसमें ये काम आएगा। जब हमें बुक प्रॉफिट निकालने हैं, एज पर कंपनीज एक्ट निकालने हैं, तो जो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे वो हमारे काम आएगा। आपको मैंने कहा भी था क्लास में कि मैट का मतलब होता है प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट। जो प्रॉफिट निकल के आएंगे उसका 15% जो होगा वो तुम्हें मैट पे करना होगा।
तो यहाँ पे इन दोनों में से लेस क्या 3 है ना, तो ये 3 लाख रुपए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब एक बार चेक करना बुक प्रॉफिट कितने निकल के आएंगे, 26 ये दिया हुआ है, इसमें इन दोनों का तो ट्रीटमेंट करना नहीं, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ऐड कर देंगे, 28 हो गए, फिर माइनस में कर देंगे 6 रॉयल्टी जो आपने रिसीव की है, ये हो गया 22, और फिर माइनस में कर देंगे 3, इनमें से लेस क्या गया ये, तो 19 लाख रुपए ये मेरे बुक प्रॉफिट निकल के आएंगे। इसका 15% जो होगा ना, ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा, मैट, तो ये इसका आंसर निकल के आएगा। बट उसने मुझसे मैट नहीं मांगा, उसने बोला बुक प्रॉफिट निकाल दो इन सब एडजस्टमेंट करने के बाद, तो बुक प्रॉफिट जो होंगे वो 19 लाख रुपए के होंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता हमसे गलती ना हो गई हो कहीं, या आपके इंस्टीट्यूट ने कोई गलती ना कर दी हो। नेट प्रॉफिट देखो ये 26 लाख के आ गए, फिर वो कह रहा है एओपी, देखो क्या लिखा है, शेयर इनकम फ्रॉम एओपी, दिस इज नॉट एन एओपी विच पेज द टैक्स ऑफ मैक्सिमम मार्जिनल रेट, हेंस नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, वही सेम बात लिखी है जो मैंने अभी आपको बताई है। फिर एक्सपेंडिचर डेबिटेड, तो भैया ये तो अलाउड ही नहीं होंगे, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। फिर यहाँ पे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ऐड हो गए, सीएसआर देखो क्या लिखा है, नो नीड टू एड बैक दिस एक्सपेंडिचर फॉर मैट, मतलब इसको एड बैक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है मैट के लिए। हाँ, अगर मुझे क्वेश्चन में ये बोला होता कि मुझे बिजनेस के प्रॉफिट निकालने हैं, फिर मैं यहां पे एड बैक करता, रीजन बिंग क्योंकि सीएसआर वाला खर्चा सेक्शन 37 ऑफ पीजीपी के अंदर लिखा हुआ है, वो खर्चा अलाउड नहीं होता, क्योंकि सीएसआर मींस क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो गवर्नमेंट कहती है इसको हम बिजनेस वाला खर्चा नहीं मानेंगे, हमें एड बैक करना पड़ेगा। बट अभी निकालने हैं बुक प्रॉफिट, तो बुक प्रॉफिट में इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, आप जाके एक्सप्लेनेशन 1 चेक कर लेना, उसमें सीएसआर कहीं भी नहीं लिखा हुआ। रॉयल्टी ये माइनस कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे 3 लाख ये लेस वाला माइनस कर दिया, ये 19 लाख के बुक प्रॉफिट आ गए। अब यहाँ पे 19 लाख का ये 18.5% नहीं होगा जी, ये 15% होगा, ठीक है। और ये रॉयल्टी का यहाँ पे 10% आ गया 60, इसमें आप यहाँ पे 4% सेस लगेगा, ठीक है। तो ये टोटल आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो मतलब सिंपल से एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे 15% कर देना और सेस यहाँ पे 4% कर देना, उसके अकॉर्डिंग जो भी टैक्स आएगा वो आप यहाँ पे निकाल लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। पक्का पक्का बच्चा कह रहा है सर ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा आपको भी, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुश्किल बन जाएगा। सर अगर ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है तो ये लगा लो, फिर आपके एग्जाम में इनकम टैक्स में कम से कम 10 से 15 नंबर के ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। और ये क्वेश्चन मुश्किल उनको लग रहा है जिनको वो एडजस्टमेंट याद नहीं है, ये मुश्किल उनको लग रहा है जिन्होंने मैट के बुक प्रॉफिट सही ढंग से निकालना सीखे नहीं, ये मुश्किल उनको लग रहा है जिन्होंने बुक प्रॉफिट की सही तरह से प्रैक्टिस नहीं की, ये उनको नहीं लग सकता, कम से कम जो पहले 2-3 बार रिवीजन करके बैठ चुके हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए हैं, उनको ये मुश्किल बिल्कुल भी लगेगा। और उम्मीद करूंगा इस क्वेश्चन को समझने के बाद आपको ये लग गया होगा कि जब भी एग्जाम में बुक प्रॉफिट वाले क्वेश्चन बनेंगे तो वो किस तरह से बन सकते हैं, इस तरह से बन सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। पक्का पक्का आगे बढ़ जाएं, यस सर। लो जी, उसके बाद देखो फिर यहां पे अगला क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देख लो। अब सेकंड और थर्ड पार्ट तो प्रैक्टिकल है, सेकंड पार्ट थ्योरेटिकल है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोविजन कंटेन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बाय टेकिंग ईच एंड इंडिपेंडेंट केसेस ऑफ एडवांस रूलिंग। अब ये क्वेश्चन किसका आ गया, एडवांस रूलिंग का आ गया। एक बार चेक करना क्या लिखा है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग एंड हुम द सेम इज बाइंडिंग। एडवांस रूलिंग की एप्लीकेबिलिटी किस किस पर हो सकती है और कौन कौन एडवांस रूलिंग से बाउंड हो जाएगा। याद करो कौन कौन बाउंड होएगा, असेसी डिपार्टमेंट भी बाउंड हो जाएगा, बट हाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इससे बाउंड नहीं होते, और जो असेसिंग ऑफिसर होगा वो भी इससे बाउंड हो जाएगा। और इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है एडवांस रूलिंग की कब होती है, याद करो मैंने कहा था ट्रांजेक्शन होने से पहले या ट्रांजेक्शन जब हो चुकी है उसके रिगार्डिंग अगर कुछ डिसाइड करना हो तो उसके लिए हम किसके पास जाते हैं, एडवांस रूलिंग के पास जाते हैं। व्हेन कैन द एडवांस रूलिंग वॉइड, एडवांस रूलिंग कब वॉइड हो जाएगी, याद करो अगर फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट है, उस केस में एडवांस रूलिंग को हम क्या मान लेंगे, वॉइड एब इनिशियो मान लेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया। एडवांस रूलिंग पर जाने की फीस कितनी है, मैंने कहा था नॉर्मल कितनी फीस है, 10,000 फीस है, और उसके फॉर्म नंबर कितने हैं, याद करो 34D 34E 34EA। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आएगा, एडवांस रूलिंग जो बच्चे ओल्ड सिलेबस वाले होंगे उनको मैंने मिसलिनियस चैप्टर दिए होंगे, और इवन जो न्यू सिलेबस वाले होंगे उनकी गूगल ड्राइव पे भी फोल्डर आया होगा, उसमें अगर आपने एडवांस रूलिंग पढ़ा हुआ है तो मे बी अगर आपको ध्यान आ रहा हो फॉर्म नंबर वहां पे होते थे और वहां पे फीस भी मैंने आपको दिखाई थी। तो देखो ये 5 नंबर में क्वेश्चन बन गया एडवांस रूलिंग का थ्योरेटिकल, और बच्चे सोच भी नहीं सकते क्वेश्चन एडवांस रूलिंग का बनेगा। एक बच्चा न्यू सिलेबस वाला बैठा है, कहता है सर तो क्या ये चैप्टर फिर हमें करने पड़ेंगे, आपके एग्जाम में चैप्टर नहीं बनेगा ये, क्योंकि आपके मॉड्यूल में दिया नहीं हुआ, बट आपको इसकी नॉलेज होना जरूरी है। रीजन बिंग क्योंकि बाई चांस अगर इंटरलिंक क्वेश्चन बन गया तो कम से कम ये पता है एडवांस रूलिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है।
बट हाँ ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को तो सब ही करना है, जो उनका एग्जीक्यूटिव में था वो तो करना ही करना है, और जो प्रोफेशनल में एडिशनल चैप्टर हैं बड़े बड़े वो भी आपको करने हैं। तो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे कहीं बच के नहीं जा सकते, उनके एग्जाम में आप खुद चेक कर लो ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी, तो इसका ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, यहाँ पे दिया हुआ एक बार आप रीड कर सकते हो जी, आपकी गाइडलाइंस आंसर में दिया हुआ है। ये देखो फॉर्म नंबर 30C D E E ये सारे फॉर्म नंबर दिए हुए हैं, और देखो मिनिमम फीस कितनी है, वो देखो 10,000 रुपए की मिनिमम फीस है। ठीक है, ये आपकी फीस यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये सारी बातें आपकी यहाँ पे लिखी हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाओ, इसका पार्ट नंबर सी पे आओ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू मिसेज श्रीदेवी फॉर द असेसमेंट ईयर 1819 कंप्यूट द डिडक्शन अवेलेबल अंडर चैप्टर 6A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपको यहाँ पे डिडक्शन बतानी है अंडर चैप्टर 6A। ग्रोस टोटल इनकम दी है 11,90,000। अब वो कह रहे हैं इस 11,90,000 में ना ये वाले प्रॉफिट इंक्लूड है। आओ जी एक बार चेक करते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड शेयर, इट मीन ये कैपिटल गेन कौन से हैं, 111A के। आपने आप बोल देना इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से क्या कोई डिडक्शन मिलती है, नहीं मिलती। याद करो चैप्टर 6A 80C से लेकर 80U तक का बेनिफिट हर इनकम में से मिलेगा, कुछ इनकम को छोड़कर। कोई बच्चा याद करवा सकता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A उसमें से नहीं मिलेगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 और 112 कैपिटल ए उसमें से नहीं मिलेगी, उसके बाद कैजुअल इनकम 115BB उसके अंदर से नहीं मिलेगी। इन तीन इनकम को छोड़कर डिडक्शन आपको हर इनकम में से मिल जाएगी। तो उसने बोला जो ग्रोस टोटल इनकम है ना उस इनकम में ये तीन इनकम ऐड है। अब अगर ये तीन इनकम ऐड हैं और इसमें से डिडक्शन नहीं मिलती, हमें बाहर करके फिर इनकम जो आएगी ना उसमें से माइनस करनी पड़ेगी डिडक्शन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A इसको बाहर निकाल दो, क्यों, डिडक्शन इसमें से मिलती नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये 112 वाले हैं, इसमें से भी डिडक्शन नहीं मिलती, इसको बाहर निकाल दो। कैजुअल इनकम 115BB इसमें से भी डिडक्शन नहीं मिलती, इसको बाहर निकाल दो। तो इन तीनों को तो बाहर निकाल के फिर चेक करो इनकम कितनी आई है, उसके अकॉर्डिंग माइनस करेंगे डिडक्शन कितनी मिलेगी। तो देखो 11,90,000 है, माइनस में 50,000, माइनस में 1,50,000 और माइनस में 90,000, तो 9 लाख रुपए की ऐसी इनकम है जिसमें से डिडक्शन मिलेगी। एक बच्चा पीछे बैठा हुआ है कहता यार हमने तो एग्जीक्यूटिव में ये पढ़ा था ना डिडक्शन मिलती है ग्रोस टोटल इनकम में से, तो ग्रोस टोटल इनकम तो 11,90,000 है। आपने एग्जीक्यूटिव में ये नहीं पढ़ा होगा कि ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शन मिलती है, नालायक को आपने एग्जीक्यूटिव में ये पढ़ा होगा ग्रोस टोटल इनकम माइनस में डिडक्शन टोटल इनकम, और टोटल इनकम में टैक्स लगेगा। बट वहां पे नीचे आपने नोट में लिखा होगा कि ग्रोस टोटल इनकम में अगर स्पेशल इनकम ऐड है तो स्पेशल इनकम बाहर निकालने के बाद फिर जो इनकम बचेगी उसमें से माइनस करोगे डिडक्शन। देखो वही सेम क्वेश्चन आ गया। और अगर एग्जीक्यूटिव में ना भी पढ़ा हो तो प्रोफेशनल के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि प्रोफेशनल के अंदर भी चैप्टर है, और ये चैप्टर आपके गूगल ड्राइव में होगा, और जो बच्चे कहीं से भी पढ़े हैं उन्होंने भी पढ़ा होगा। तो आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं ये मत सोचना है एग्जीक्यूटिव वाले क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। सर आपका सारा सिलेबस कंबाइन है, और न्यू सिलेबस वाले बच्चों को भी ये बात पता होनी चाहिए। उसके बाद देखो री अदर इन्फॉर्मेशन, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीपीएफ। अब पीपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो भैया 80C की डिडक्शन मिलेगी, और फिर यहाँ पे स्टैम्प पेपर एंड रजिस्ट्रेशन फीस पे कर रहे हैं तो भी किसकी डिडक्शन मिलेगी, 80C। आपने बोल देना 80C 80 कि 165 हो गया ना, बट 80C की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 1.5 लाख रुपए की। तो बेनिफिट कितना मिलेगा, 1.5 लाख का। तो भैया 9 लाख में से ये 1.5 लाख माइनस कर देंगे, 9 लाख में से ये 1.5 लाख माइनस कर देंगे तो 7,50,000 रुपए की मेरी इनकम निकल के आ जाएगी आफ्टर डिडक्शन 80C। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक बच्चा कह रहा है यार ये 80C में कहां है, एक बार जाके 80C ओपन कर लेना। जब मैंने कहा था हाउसिंग लोन की पेमेंट करते हो, स्टैंप ड्यूटी की पेमेंट करते हो, रजिस्ट्रेशन फीस की पेमेंट करते हो, तो भी 80C में अलाउड हो जाता है। और 80C की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 1.5 लाख। तो भैया 80 और 85 165 डिडक्शन मुझे मिलेगी 1.5 लाख की, तो 1.5 लाख तो ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला यहां पे निकल के आ रहा है डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड। ये कौन सा है, 80G, कितने की मिलेगी, पूरे 100% की मिलेगी। और डोनेशन गिवन टू बोधन चैरिटेबल ट्रस्ट रिकॉग्नाइज अंडर सेक्शन 80G पर्पस। अब अगर इसमें डोनेशन दोगे तो डिडक्शन मिलती है 50% की, और 50% किसका, जो आपकी 10% एडजस्टेड टोटल इनकम का निकल के आएगा उसका 50%। और एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते हैं 80G में, जो आपकी इनकम होती है सारी डिडक्शन माइनस करने के बाद 80G को छोड़कर। अब अपने आप बोल देना भैया यहाँ पे इनकम मेरी कितनी निकल गई है, 7.5% निकल गई है ना, 7.5 लाख। देखो 7.5 लाख निकल गई है। अब इसका 10% कितना आएगा, 75,000।
अब 75,000 का 50 कितना आएगा? 37,500। मैक्सिमम इतने की डिडक्शन मिलेगी, इससे ऊपर की नहीं मिलेगी। एक बच्चा कहता है सर नहीं समझ में आ रहा, मेरे लाल, मेरे काले, मेरे ब्राउन, मेरे नीले। आपने 80G जब सेक्शन पढ़ा होगा, एक बार 80G बुक ओपन कर लेना, एग्जीक्यूटिव होगी आपके पास, ई बुक आई होगी, उसमें 80G ओपन कर लेना। उस 80G में देखना वहां पे क्या लिखा हुआ है। ये चैरिटेबल ट्रस्ट में मिलती है 50%, बट 50 ऐसे नहीं मिलती, रिस्ट्रिक्शन के साथ मिलती है। जो भी तुम्हारी एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम होती है उसका 10%, और जो वो निकल के आएगा मैक्सिमम उसका 50% मिलेगी, उससे ऊपर नहीं मिलेगी। अब यहां पे देखो ये 40 तो पूरा मिलेगा क्योंकि ये तो 100% में कवर है, बट ये 80 पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि 50% में कवर है, बट 50 भी किसका? जो 10% निकल गया है उसका 50%। तो यहाँ पे ये 40,000 गलती से मत लिख देना, यहाँ पे 37,500 आएगा। आपको मैं दिखा देता हूं, देखो इसका आंसर कैसे निकल के आएगा। ये देखो, पहले तो 1190, फिर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, ये बाहर निकाल दी क्योंकि इसमें से डिडक्शन आपको नहीं मिलती, मैंने क्रॉस कर दिया। आपकी इनकम आ गई 9 लाख, इसमें से यहाँ पे आएगा 80C, और यहाँ पे 80C इसके अंदर भी आ गया, तो भैया 165 डिडक्शन कितनी मिलेगी? 1.5 लाख की। 1.5 लाख माइनस किया तो भैया 7,50,000 आ गया। अब 7,50,000 में ये तो मिल जाएगा पूरा 100%। अब देखो ये यहाँ पे कितना है? 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी निकल के आई है? 7.5 लाख। उसका 10 कितना हो गया? 75,000, और उसका 50% कितना हो गया? 37,500। तो अपने आप बोल देना 37,500 इसकी डिडक्शन और 40,000 ये। तो इतनी जो आपको टोटल डिडक्शन मिलेगी वो इतनी मिलेगी, 1.5 लाख ये, 40,000 ये, और 37,500 ये। अब जो बच्चा ये समझता है कि डिडक्शन का चैप्टर एग्जीक्यूटिव वालों का है तो हम क्यों करें, मत करो। आपके 5 नंबर ऐसे उड़ के जाएंगे, आपको पता ही लगेगा 5 नंबर आए भी थे या गए भी थे। और जिन बच्चों को इनकम टैक्स मुश्किल लगता है ना, एक ओल्ड सिलेबस वालों को ज्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि उनका सिलेबस बहुत वाइड है। बट वाइड नहीं है सर, अगर आपने एग्जीक्यूटिव सही ढंग से पढ़ा ना तो कुछ भी नहीं है। बट अगर आप ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि एग्जीक्यूटिव आपने सही ढंग से पढ़ा ही नहीं है, तो भैया ये क्वेश्चन आपको फिर ये लगेंगे आ कहां से गए, क्योंकि आपने पढ़े ही नहीं होंगे चैप्टर, और टीचर ने भी क्या बोल दिया होगा एग्जीक्यूटिव में आपने पढ़े हैं। तो मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी भी टाइम है, भगवान ने 5.5 महीने और दिए आपको। और जितने भी लेक्चर एग्जीक्यूटिव वाले हैं जो मैंने आपको भेजे हैं, प्रोफेशनल के तो अलग ही हैं, एग्जीक्यूटिव वाले 5 हेड वाले जितने कंप्लीट चैप्टर मैंने भेजे हैं वो भी प्लीज आपने चाहे वो स्पीड फास्ट करके देखने जरूर है। और अगर वो देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आपको मुश्किल लगेंगे, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन 2C था, ये क्वेश्चन 2C था जी। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब जाकर हमारे 15 नंबर जो है अब ये पूरे हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। बच्चा कह रहा है यस सर। अगले क्वेश्चन पे आओ जी हम। अगला अब यहाँ पे आ गया 2A, ये हमारा ऑल्टरनेट है जो एग्जाम में आपको ऑप्शनल होता है, बट हम यहाँ पे करके चलेंगे। पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है सर, 5 नंबर का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, किसका? ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर का। याद आ रहा है ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में ना लास्ट में एक सेक्शन आपने किया होगा 92CC और 92CD। अब मुझे नहीं पता आपको ध्यान आ रहा हो। 92CC किसका है? एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। और 92CD किसका है? इफेक्ट ऑफ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। उसने पूछा क्या है? व्हाट इज एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है क्या? वही सारी बातें लिख के आनी है। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए प्राइस डिसाइड कर देंगे, मेथड बता देंगे, किस किस पर बाइंडिंग है, मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, असेसमेंट की टाइम लिमिट बढ़ जाएगी, पिछले 4 साल के लिए एंटर कर सकते हो, अगले 5 साल के लिए एंटर कर सकते हो, ओनली फॉर इंटरनेशनल, नोट फॉर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। ये सारी की सारी बातें जो आपने क्लास में डिस्कस की थी 92CC और CD की, वो सारी बातें आपको लिख के आनी है। तो मैं यहाँ पे आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन है वैसे नॉर्मली थ्योरी बेस ही हैं, ये आप घर में खुद भी पढ़ सकते हो, बट एक बार फिर भी आपको ना ये बता दूंगा इसमें लिख के क्या आना है। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या लिख के आना है? एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। हमने स्टूडेंट दरबार के अंदर रिवीजन भी जब की थी ना ट्रांसफर प्राइसिंग की, उसके अंदर भी मैंने समझाया था। तो जो बच्चे स्टार्टिंग से ही स्टूडेंट दरबार अटेंड कर रहे हैं, उम्मीद करूंगा उन्हें पता लग गया होगा कि स्टूडेंट दरबार मेरे ख्याल से स्टार्टिंग वाले जो इंटरनेशनल टैक्सेशन वाले थे उसमें हमने रिवीजन की थी, और बाकी जो क्लास वाले बच्चे होंगे उन्हें तो पता ही होगा। ठीक है, तो वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे लिख के आनी है। उसके बाद आपको 5 नंबर तो नहीं पूरे मिलेंगे, बट हाँ 4 नंबर कंफर्म मिल जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है बायबैक का। अगला क्वेश्चन बायबैक का है। अब याद करो बायबैक वाले केस में क्या होता है, कंपनी टैक्स काटती है। अब तो मैंने पहले भी कहा था चाहे वो अनलिस्टेड का हो चाहे वो अनलिस्टेड का हो, अमेंडमेंट के बाद दोनों केस में सेम ट्रीटमेंट हो गया। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आ रहा होगा, अगर आपने अमेंडमेंट क्लास देखी है, लिस्टेड वाले केस में पहले कैपिटल गेन था, अनलिस्टेड वाले केस में कंपनी टैक्स काट के शेयर होल्डर को देती है और शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट होता था।
और अब गवर्नमेंट ने बोल दिया चाहे बायबैक लिस्टेड का हो चाहे अनलिस्टेड का हो, दोनों ही केस में कंपनी टैक्स काट के हमें पे करेगी, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट है। और कंपनी का टैक्स का रेट क्या है? 20%, प्लस में सरचार्ज, प्लस में सेस। और ये 20 किसका? जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकल के आएंगे उसका। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? जो बायबैक प्राइस है, मतलब जो हमने शेयर होल्डर को पेमेंट की बायबैक के टाइम पर, वो, और जितनी हमें शेयर होल्डर ने पेमेंट की होगी स्टार्टिंग में एट द टाइम ऑफ परचेज, तो इसको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट होगा शेयर होल्डर को, उस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पर कंपनी टैक्स काटेगी। सर नहीं समझ आ रहा? लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो आपने मेरी कंपनी के शेयर परचेज किए, और जब आपने मेरी कंपनी के शेयर परचेज किए थे, आपने 10 रुपए का एक शेयर परचेज किया, मुझे अपने शेयर वापस परचेज करने हैं। अब अगर मुझे अपने शेयर वापस परचेज करने हैं तो क्या बोलूंगा? बायबैक बोलूंगा। जब मैं अपने शेयर दोबारा से परचेज करूंगा तो वे सी बात है 10 से कम पर नहीं करूंगा, 10 से ज्यादा पर करूंगा, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट होगा तभी तो आप मुझे शेयर दोगे। मैंने बोला जी मेरा बायबैक प्राइस जो है ना वो 20 रुपए का है। अब अपने बोल देना मेरा बायबैक प्राइस 20 का, मतलब कंपनी अपने ही शेयर वापस परचेज करने के लिए शेयर होल्डर को 20 रुपए देगी। और अगर मैं आपको 20 रुपए दूंगा और आपने मुझे पहले 10 रुपए दिए थे, तो 10 रुपए हो गया प्रॉफिट। इस 10 रुपए के ऊपर कंपनी अब टैक्स काटेगी, शेयर होल्डर नहीं काटेंगे। इस 10 रुपए को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब यहां पे हमें वही यहां पे देखने, एक बार चेक करना है। यहां पे देखो उन्होंने क्या बोला है। ऑन 11 May 17 रामा लिमिटेड परचेज इट्स ओन शेयर हैविंग फेस वैल्यू 10 है। अमाउंट ऑफर टू शेयर होल्डर 80 पर शेयर। द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रामा लिमिटेड बायबैक 15,000 शेयर। तो 13,50,000 रुपए ये हो गया जितने शेयर होल्डर को दिए हैं। दी शेयर वर इशूड 4/5 एट ए प्रीमियम 15। 15 रुपए का प्रीमियम है। काका वन ऑफ द शेयर होल्डर होल्डिंग 1500 शेयर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 25 पर शेयर है। ईयर ऑफ एक्विजिशन 7/8 गोट 135। डिटरमाइन द टैक्स कॉन्सिक्वेंस इन हैंड्स ऑफ काका एंड रामा लिमिटेड अंडर 115 QA ऑफ असेसमेंट ईयर 18-19 एज्यूमिंग शेयर आर अनलिस्टेड। अब पहले तो मुझे ये बताओ 15,000 शेयर यहाँ पे हैं, तो भैया 15,000 अगर शेयर हैं तो यहाँ पे प्राइस कितना है? यहाँ पे काका द शेयर इशू प्राइस कितना दिया हुआ है? 15 रुपए इशू प्राइस दिया हुआ है, 15 रुपए। तो अगर इशू प्राइस 15 रुपए है तो यहाँ पे एक बार चेक करो कितने रुपए उसने हमें दिए थे। वन ऑफ द शेयर 15 होल्डिंग 1500, बायबैक कर रहे हैं 15,000 शेयर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 25 रुपए पर शेयर है। तो अगर 25 रुपए पर शेयर है तो 3,75,000। 15,000 शेयर बायबैक कर रहे हैं 25 रुपए, मतलब इतने शेयर होल्डर ने हमें दिए थे स्टार्टिंग में, तो 3,75,000 रुपए उन्होंने हमें दिए थे। और हम उन्हें कितने दे रहे हैं? 15,000 शेयर अगर बायबैक कर रहे हैं तो 13,50,000। ओ माय गॉड, 13,50 में से अगर मैं 3,75 माइनस करूं तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पता है कितना आ गया? 9,75,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ गया। एक बार दोबारा बोल रहा हूं कैसे। बायबैक प्राइस कितने हैं? 13,50। उन्होंने हमें दिया था 25 रुपए का शेयर परचेज किया था। 15,000 शेयर बायबैक करो तो 15,000 मल्टीप्लाई 25, 375 हमारा हो गया जो उन्होंने हमें दिया था। उन्हें प्रॉफिट अब कितना हो रहा है? 975 का प्रॉफिट हो रहा है। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसका 20% प्लस में सरचार्ज और प्लस में सेस। तो आपको एक बार मैं दिखा देता हूं, देखो जी यहां पे ये देखो 13,50 उन्होंने अमाउंट दिया था हमें 375, 975 का 20% और फिर प्लस में 12% सरचार्ज और प्लस में यहां पे 4% सेस आएगा। तो अगर मैं यहां पे निकालता हूं 975 का 20% और प्लस में 12%, 1,95,000 प्लस का 12% ही हो गया 2,18,400। इसका 4% अगर मैं निकालूंगा तो 2,27,136 रुपए जो है ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकल के आएगी। ये गलत दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट ने ध्यान रखना। उन्होंने 3% सरचार्ज लगा रखा है, यहाँ पे 4% सरचार्ज लगेगा। रेट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पर आज भी 20% ही। एक बच्चा बोलता सर आपने तो इफेक्टिव रेट बताया था वो 20.555 या वो 34.944, नालायक वो सीडीटी का था। अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उस केस में सीडीटी लगता है, ये कंपनी अपने शेयर बायबैक कर रही है। और बायबैक वाले केस में जब भी कंपनी बायबैक करेगी तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होंगे उस पर 20% टैक्स लगेगा, प्लस में 12% सरचार्ज लगेगा, प्लस में 4% सेस लगेगा। फिर जो इफेक्टिव टैक्स निकल के आएगा ना वो हमें गवर्नमेंट को देना होगा।
और अगर यहां पे अब शेयर लिस्टेड भी होते ना तो ध्यान रखना अब कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले फर्क पड़ता, पहले कैपिटल गेन लगता शेयर होल्डर के हाथ में। बट अब गवर्नमेंट कहते चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, दोनों ही केस में अब सेम ट्रीटमेंट करोगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो भी सेम आंसर आएगा, अगर लिस्टेड शेयर हो तो भी सेम आंसर आएगा, और अगर अनलिस्टेड शेयर होंगे तो भी सेम आंसर आएगा। अब कोई भी कैटेगरी में फर्क नहीं है, बायबैक वाले केस में सेम ही ट्रीटमेंट है, कंपनी टैक्स काटेगी, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट होगा। तो ये हमारा ट्रीटमेंट बायबैक का है जी, इसमें कोई भी दिक्कत कोई परेशानी हो पूछ लो, नहीं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, पक्का पक्का बच्चा कह रहा है यस। आओ जी फिर लास्ट क्वेश्चन पे आओ। लास्ट क्वेश्चन हमारा है ट्रांसफर प्राइसिंग का। एक और क्वेश्चन आ गया जी, देखो ये ट्रांसफर प्राइसिंग 10 नंबर का आ गया, ये वाला पहला क्वेश्चन, और ये तीसरा क्वेश्चन भी ट्रांसफर प्राइसिंग का है। इसके अंदर उन्होंने क्या पूछा एक बार देखते हैं। वो कह रहे हैं भारनी एक्सपोर्ट लिमिटेड has a SEZ unit in 8th year of its operation. 90% of is export sale are Lovely LLC of USA, which has guaranteed the loan of 100 crore taken by BL. Export sale turnover for the 300 crore. There is no DTS sale. The assessing officer, after examination of the records, concluded that assessee BEL has failed to maintain proper record of the international transaction, compute the ALP, and made an addition 32 lakh to the income return. He also proposed to levy penalty. The assessee seek your advice on the proposed action of the AO. Advise suitably. Can the assessee claim deduction under section 10AA in respect of addition of 32 lakh on the account of transfer pricing adjustment? BEL has not entered into APA. अब वो ये बात कहना चाह रहे हैं, ट्रांजेक्शन की उसने अपनी तरफ सही की, डिपार्टमेंट ने जब चेक किया उसको कुछ गलतियां मिली। गलतियां ये मिली, डिपार्टमेंट ने ये कहा इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, और जो मैंने एएलपी निकाला है उसे 32 लाख रुपए एडिशन भी हो रही है। असेसी कह रहा है क्या एओ सही है? और दूसरा भी उसने क्या पूछा है कि जो यहां पे 32 लाख का एडिशन होने जा रहा है, क्या उस 32 लाख के एडिशन में कोई भी डिडक्शन 10AA या चैप्टर 6A की मिलेगी नहीं मिलेगी? अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आ रहा है, ये क्वेश्चन पता है किसका है? सेक्शन 92C जो डिटर्मिनेशन ऑफ एएलपी का होता है, उस 92C का जो क्लोज नंबर 3 जहां पे एओ एएलपी निकालता है, क्लोज नंबर 4 उस एएलपी को यूज करके इनकम निकालता है, कोई भी डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता। और अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते या जो भी आपका एडिशन होगा उस केस में पेनल्टी लगती है, और पेनल्टी वाले सेक्शन हमने बाद में किया था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आएगा, टीपी की रिपोर्ट ना मेंटेन करने की पेनल्टी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना मेंटेन करने की पेनल्टी, जितनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन उसका 2% पेनल्टी लगती है, और जो एडिशन हुआ उसमें 100 से लेकर 300% तक पेनल्टी लगती है। कोई भी डिडक्शन आपको एडिशनल इनकम में से नहीं मिलती। वही बातें लिख के आनी है आपको। तो मैं यहाँ पे लिख के क्या आना है कि भैया जो आपने यहाँ पे कलाकारियां की हैं, जो आपने यहाँ पे डिफॉल्ट किए हैं ना, तो देखो उस केस पे आपको पेनल्टी लगेगी। देखो वही जो एडिशन हुआ उसका 100 से लेकर 300, अभी चल रही है 200% पेनल्टी, वो लग जाएगा। 2% इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का पेनल्टी लगेगी अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, और अगर आपने यहाँ पे सीए की रिपोर्ट भी नहीं ली उस ट्रांजेक्शन के लिए 1 लाख की पेनल्टी लगेगी, और कोई भी डिडक्शन आपको 32 लाख पर नहीं मिलेगी। और याद करो, चाहे वो चैप्टर सेक्शन 10AA की हो चाहे वो चैप्टर 6A की हो। और ये लाइन कहां लिखी हुई थी एक बार जाके अगर देखनी भी हो तो 92C का क्लोज नंबर 4 जाके देख लेना, ये पॉइंट आपको वहां मिल जाएगा। सर ये हमें कहां मिलेगा? अपनी नोट्स देख लेना, अपनी बुक देख लेना, पेनल्टी वाला टॉपिक देख लेना, आपको सारी बातें वहां मिल जाएंगी। तो बताओ इसके अंदर बाहर से क्या है? मेरा उन बच्चों से क्वेश्चन है जो ये कहते हैं इनकम टैक्स बाहर से आ रहा है, सर पता ही नहीं कहां से आ रहा है, हमने कभी देखे ही नहीं है क्वेश्चन, हमने कुछ नहीं किया सर। अब अगर अभी भी आप ये बात करो कि हमने कभी देखे ही नहीं है, तो फिर इट मींस आपके कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है, या आपने लेक्चर पूरे अटेंड नहीं किए, या आपको ये लग रहा है कि आपको आता है अच्छे से आप खुद ही कर लोगे, तो फिर आप ब्लेम डाल दो दूसरों पर। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, भगवान ने तो 5.5-6 महीने और दिए हैं, जितना हो सके अच्छे से प्रैक्टिस करो, सिलेबस पूरा करो। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, हर मंडे और फ्राइडे शाम को आ जाता हूँ, आपके एग्जाम भी करा दूंगा, सीए वाले क्वेश्चन भी काफी कर लिए, जीएसटी भी कर लिए, इनकम टैक्स की रिवीजन भी करा दूंगा। तो ऑलमोस्ट मेरी तरफ से तो सर मैं अपनी तरफ से पूरी रिवीजन करा दूंगा। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम कितनी रिवीजन करते हो वो तुम्हारे ऊपर है। उम्मीद करूंगा कोई ना कोई बच्चा तो टारगेट अचीव करेगा 80+ का, उम्मीद मेरी तो ये है। बाकी अब जो बच्चा करेगा
तो उसको तो स्पेशल गिफ्ट दूंगा ही दूंगा, बट मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उनके पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगेगा, और क्या पता अगर ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट उनके नंबर आ गए तो ये लगा लो पूरी जिंदगी भर आप याद करोगे कि भैया वाकई हमने कुछ अचीव किया है। बट वो ऐसे नहीं होगा, आराम से बैठने से नहीं होगा, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, सब कुछ आपको अच्छे से करना है। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करूंगा जी नेक्स्ट सेशन हम फ्राइडे को शाम को 7 बजे। December 17 का जो पेपर है, एक बार उसको पहले एक बार देख लेना, ठीक है जी। कुछ क्वेश्चन उसके खुद सोल्व करके देख लेना, नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, करवाने मुझे ही है, बट अगर थोड़ा टाइम मिले इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाना, गाइडलाइंस आंसर डाउनलोड करना, उसमें December 17 वाला पेपर ओपन कर लेना, उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, चाहे वो प्रोफेशनल के न्यू सिलेबस वाले बच्चे हों, चाहे वो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हों, दोनों ही कैटेगरी के बच्चों को पेपर सोल्व करके आना है। ठीक है, चलो फिर बाकी मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन मेरी, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी, लव यू सो मच।